नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। देखिए, सभी को उम्मीदें हैं बजट से। एक तरफ केंद्र सरकार का बजट आने वाला है, तो ऐसे में जनता ये जानना चाहती है कि इस बार उन्हें बजट में क्या कुछ खास मिल सकता है। बजट किस आधार पर बनाया जाता है, सबसे पहले ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें, तमाम इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करें या फिर संगठनों की बात करें या व्यापारी वर्ग की बात करें या फिर दूसरे वर्ग की बात करें, विशेषज्ञों की बात करें, वो अपनी ओर से सुझाव सरकार को देती है, जिसके बाद सरकार इन सुझावों पर चर्चा करती है और जो कुछ चीजें उन्हें सही लगती है या फिर जिस तरीके से एक पूरी प्रणाली बनाई जाती है उसमें बजट में उसे शामिल किया जाता है। लेकिन इसी आधार पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अगर आपको बजट का इंतजार है और आप ये जानना चाहते हैं कि इस बार का जो बजट है वो किस प्रकार रहने वाला है, किन्हें कितना फायदा मिलेगा और बजट से इस समय कैसे उम्मीदें जताई जा रही है, सरकार किस पर्सपेक्टिव से इस बार बजट पेश करने वाली है, तो इसके बारे में डिटेल हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूनियन बजट 2026 की। अगर बात इस बजट की जाए तो ये पूरा का पूरा जो बजट है वो मिडिल क्लास पर केंद्रित रहेगा, यानी कि आम जनता पर ये केंद्रित रहेगा। और कैसे केंद्रित रहेगा, कैसे इसे आम जनता के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बनाया जाएगा और फायदेमंद बनाने के साथ सरकार का इसके पीछे क्या मोटिव है और कैसे सरकार बाजार में जो है जो व्यय है वो बढ़ाना चाहती है और उससे कैसे फायदा सरकार को मिलेगा, ये हम आपको बताते हैं। आपको ये बता दें कि यूनियन बजट की अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास को जाहिर तौर पर सबसे ज्यादा उम्मीदें रहती हैं और ऐसे में सरकार की ओर से मिडिल क्लास के लिए कई चीजें और साथ ही कई फैसले हो सकता है कि इस बजट में हो और एक बड़ी सौगात हो, जिसके लिए जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें जो मिडिल क्लास की एक सैलरी सीमा रहती है जो अभी कुछ एक दर तक है उसे और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, जहां पर उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और उम्मीद है कि इसे बढ़ाकर इसे 2 से 3 लाख के ऊपर तक बढ़ाया जा सकता है। जितनी अभी सैलरी का स्तर है उसे 2 से 3 लाख ऊपर बढ़ाकर जाहिर तौर पर मिडिल क्लास को राहत देने की कोशिश की जा सकती है। और इसके लिए जो सैलरी क्लास की मांग है वो ये कि जो टैक्स स्लैब हो वो आसान हो और इसी के साथ जो महीने का आखिर होता है इससे मिडिल क्लास के हाथों में थोड़ा ज्यादा पैसा बचे। वहीं बात अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन वालों की करें तो सैलरी वालों के लिए जो सीधी राहत है अभी 50,000 है, लेकिन बजट 2026 में जो उम्मीद है वो 75,000 या फिर 1 लाख तक रुपए की जा रही है, यानी कि बिना इन्वेस्टमेंट दिखाए भी टैक्स कम रहेगा। वहीं जीएसटी और महंगाई की अगर हम बात करें तो जीएसटी को भी सिंप्लीफाई करने की बात जो है वो इस बार के बजट में देखने को मिल सकती है, ये बिंदु भी रह सकता है और इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं उनमें और टैक्स कम करने की मांग की जा सकती है। हालांकि देखिए, हाल ही में सरकार की ओर से कई ऐसे स्लैब हैं जहां पर टैक्स को कम किया गया है या फिर कुछ ऐसे वस्तुएं थी जिन्हें बिल्कुल कम के टैक्स स्लैब में लाया गया है। इस बार भी आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है ताकि महंगाई काबू में आए और बाजार में खपत बढ़े। बाजार में खपत बढ़ाने के पीछे इस बजट के जरिए सरकार की ये उम्मीदें हैं कि इससे जो निवेशक हैं या फिर जो उद्योग चलाते हैं या फिर जो बाजार पर आधारित हैं, जो अपनी इनकम के लिए उन्हें ज्यादा फायदा हो, इसीलिए सरकार ये चाह रही है कि उनका जो व्यय है वो और बढ़ाने की कोशिश की जाए, यानी कि जो आम जनता है उनका व्यय है और तेजी से बढ़ाने की कोशिश की जाए। और अब इसके बाद हम बात करेंगे सुपर रिच के लिए, क्योंकि देखिए वेल टैक्स वापस लाने के संकेत फिलहाल इस बजट में देखने को नहीं मिल रहे हैं और इसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण ये है कि अधिकतर अभी ये देखा जा रहा था कि जैसे जैसे जो हाई इनकम वालों पर जो सरचार्ज थे वो बढ़ रहे थे, सरचार्ज बढ़ने के बाद ये लोग विदेशों का रुख कर रहे थे अपने आमदनी के लिए या फिर रहने के लिए। ज्यादातर लोग जो है वो भारत को छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगर इस बजट में ये उम्मीद जो इस समय एक सभी को नजर आ रही है कि हो सकता है जो वेल टैक्स है वो वापस लाने के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं और इसी के साथ जो हाई इनकम वाले हैं उन पे किसी भी तरीके का कोई नया सरचार्ज नहीं लगता है, तो जाहिर तौर पर वो भारत में ही रहेंगे। इससे दो फायदे जो है सरकार को सीधे तौर पर रहेंगे। सबसे पहले बात जो रहेगी निवेशकों के तौर पर रहेगी, जो निवेशक भारत छोड़ने का प्लान कर रहे हैं जाहिर तौर पर वो भारत को नहीं छोड़ेंगे और वहीं दूसरी तरफ जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें भी काफी ज्यादा तेजी आएगी। अभी इस समय फिलहाल भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जब खास तौर पर बात करें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उथल पुथल देखी जा रही हो। अगर बात करें पूरे सेंट्रल बजट की तो सेंट्रल बजट में देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो टैक्स रिलीफ है, यानी कि आम जनता को जो टैक्स रिलीफ है वो यहाँ पर मिल सकता है और इसके लिए हो सकता है कि जो नए स्लैब हैं वो भी सामने आए और इसी के साथ देखिए कंजप्शन बूस्ट भी यहाँ पर मिलेगा। अगर टैक्स कम होगा तो जाहिर तौर पर जो लोगों के पास है उनके हाथ में पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा बचेगा
और अगर पैसा ज्यादा बचेगा तो कंजप्शन बूस्ट होगा, और अगर कंजप्शन बूस्ट होगा तो उन लोगों को भी मदद मिलेगी जो सीधे अपनी आय के लिए व्यवसाय से जुड़े हैं या अपनी आय के लिए बाजार से जुड़े हैं। कुल मिलाकर विक्रय को बढ़ाकर केंद्र सरकार उन लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश कर सकती है जो लोग अपने बाजार के जरिए पैसों की इनकम में विश्वास रखते हैं या फिर अपना कोई भी नया प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। और इसी के साथ बाकी राज्यों की भी हम बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ सबसे पहले ये आपको हम बता देते हैं कि इस बजट के बाद किसानों को भी क्या फायदा मिल सकता है, जिसको लेकर जो है सुझाव जो है फिलहाल केंद्र सरकार को दिए गए हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे खाद को लेकर, क्योंकि देखिए खाद को लेकर कई समस्याओं को झेलना पड़ा है फिलहाल लोगों को। खाद की कमी को लेकर भी हम बात करें या फिर खाद के महंगे होने को लेकर भी बात करें, जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको लेकर भी हम बात करें, तो ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए भी इस बजट में एक राहत मिल सकती है। दरअसल यूनियन बजट 2026 में सिर्फ नौकरी पेशा ही नहीं, किसानों और खेती से जुड़े सेक्टर्स को भी इस समय काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से, खासकर खाद और उर्वरक को लेकर। अभी चाहे खाद की बात करें या फिर अलग अलग उर्वरकों की हम बात करें तो वो अलग अलग जीएसटी स्लैब में आते हैं, जिससे जो किसान है या फिर कंपनियां हैं जो खाद से जुड़ी हैं उन दोनों पर ही बोझ पड़ता है। अब ऐसे में बजट 2026 में ये सुझाव दिए गए हैं और इसी के साथ लोगों की मांग भी है कि सभी उर्वरकों पर एक समान 50% का जीएसटी लगाया जाए। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर खाद भी सस्ती हो जाएगी और खेती की लागत भी वो भी घट जाएगी, और साथ ही साथ महंगाई पर भी इससे असर पड़ेगा, जिससे किसानों की जो पहुंच है खाद तक वो और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर सरकार इस दिशा में कदम उठाती है तो जो इसका सीधा फायदा है वो किसानों को मिलेगा, और साथ ही साथ जो खाद्य कीमतें हैं उस पर भी असर पड़ेगा, खेती पर भी असर पड़ेगा, यानी कि तीनों को इस तरीके से फायदा मिलकर जहां आम आदमी को राहत मिलेगी, किसान को फायदा मिलेगा और वहीं कंपनियों को भी इससे जो फायदा है वो मिलता नजर आएगा। और देखिए इसके लिए जो सरकार विचार कर रही है वो रूरल प्लस इन्फ्लेशन प्लस साथ फार्मर कॉन्टैक्ट पर इस समय काम कर रही है। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि निवेश और विनिवेश को लेकर इस समय क्या सुझाव जो हैं वो दिए गए हैं। बजट 2026 में ये भी सबसे बड़ा फोकस रहने वाला है, और इसके लिए देखिए उद्योग संगठनों की ये मांग है कि सरकार जो पब्लिक सेक्टर्स की माफ कीजिएगा कंपनियां हैं उसके निजीकरण के लिए एक साफ और पारदर्शी रोड मैप हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो निवेश है वो भारत में आ सके। और देश में ज्यादा निवेश आएंगे तो जाहिर तौर पर नए उद्योग भी लगेंगे तो इसी के साथ रोजगार के जो मौके भी बढ़ेंगे, खासकर ऐसे राज्यों के लिए जहां पर जैसे कि राजस्थान, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट बढ़ने से स्थानीय नौकरियां पैदा हो सकती है। ऐसे में निवेश बढ़ाने पर भी सरकार का फोकस रहेगा। इससे पहले भी सरकार ने निवेश को लेकर भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सब्सिडी को लेकर हम बात करें या फिर अन्य सुविधाओं को लेकर बात करें या फिर तकनीकी के तौर पर तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं उन्हें आसान करने की बात करें, सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर इस बार भी हो सकता है 2026 का जो बजट आएगा उससे भी यही उम्मीद फिलहाल नजर आ रही है। इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो जॉब्स हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, और साथ ही साथ जो स्टेट लिंकेज है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग होने के साथ ही जो लोग हैं उन्हें सबसे ज्यादा व्यवसाय मिलना शुरू हो जाएगा, खासतौर से ऐसे राज्यों से जहां पर लोग पलायन करने की सोच रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूनियन बजट की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से एक ब्रिज बनाने की कोशिश यहाँ पर आम आदमी के बीच में और उद्योगों के बीच में सरकार फिलहाल बनाने की कोशिश इसमें कर सकती है। अब सूक्ष्म उर्वरक की अगर हम बात करें तो यूनियन बजट 2026 से खेती और किसानों से जुड़े सेक्टर्स को बड़ी उम्मीद है, और ऐसे में खास तौर से जो सूक्ष्म उर्वरक हैं उनमें वो खाद होते हैं जो फसल की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ाने में काफी ज्यादा अहम रहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर भी जो सूक्ष्म उर्वरक है यहाँ पर भी अगर जीएसटी को कम कर दिया जाता है या फिर जीएसटी फ्री कर दिया जाता है तो जाहिर तौर पर सीधे तौर पर किसानों को इससे फायदा यहाँ पर होगा। और इसी के साथ देखिए निजीकरण और विनिवेश पर भी सरकार काफी ज्यादा फोकस कर रही है, जिसको लेकर जो सुझाव है वो भी सरकार को दिए गए हैं। और ऐसे में पब्लिक सेक्टर में जो तमाम पॉलिसीज हैं उन्हें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट किया जाएगा, और साथ ही साथ ऐसी योजनाओं के जरिए निवेशकों को जोड़ा जाएगा जिससे रोजगार में सीधे तौर पर फायदा मिले। और इसी के साथ अब ये भी जान लेते हैं कि बाकी राज्यों में क्या उम्मीदें हैं। राजस्थान की भी हम बात कर लेते हैं, राजस्थान में किस प्रकार से इस समय बजट को लेकर जो उम्मीदें देखी जा रही है। अगर बात राजस्थान के बजट से हम करें तो आपको ये बता दें कि 8th पे कमीशन को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है।
कि अगर 8 पे कमीशन को लेकर बजट में किसी भी प्रकार की घोषणा होती है तो इससे सरकारी कर्मचारियों को जल्द ही सीधे तौर पर फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में पिछले बजट में हमने देखा था कि अभी तक 1 लाख के करीब जो नौकरियां हैं वो दी जा चुकी हैं। और इसी के साथ इस बार भी राजस्थान के युवाओं को जो है नौकरियों को लेकर इंतजार रहेगा। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि नौकरियां करने को लेकर भी जो नए अवसर हैं वो सरकार की ओर से बनाने की कोशिश की जाएगी। अब कुछ एक लाइन के जरिए हम आपको ये बता देते हैं कि कौन-कौन से राज्य हैं या फिर कौन-कौन से ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार का फोकस रहने वाला है। और इसी में सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखिए बजट 2026 में 90-10 का फंडिंग फार्मूला और 4000 करोड़ का विशेष पैकेज ये गोवा की ओर से डिमांड की गई है। वहीं बजट 2026 की अगर हम बात करें तो पहले राज्यों की जो बड़ी मांग है वो है बुनियादी ढांचे के लिए फंड और जीएसटी में मुआवजे की अपील को लेकर भी मांग की गई है। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर को उद्योग का दर्जा और सिंगल विंडो सिस्टम की आस है ताकि किसे उद्योग के तौर पर देखा जाए, क्योंकि रियल एस्टेट अगर फील्ड की हम बात करें तो इसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और लोगों के लिए एक बड़े निवेश का ये जो संसाधन के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। वहीं तेलंगाना की अगर हम बात करें तो तेलंगाना की मांग है राजकोषीय घाटे की जो सीमा है उसे बढ़ाकर 4% केंद्र सरकार की ओर से की जाए। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली ने भी केंद्र सरकार से मदद मांगी। उम्मीद ये जताई है कि 3330 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए प्रस्ताव जो है वो पेश रहेगा। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें इससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ये कोशिश कर सकती है कि जो प्रदूषण अभी हमने देखा सर्दियों में लगातार बढ़ता नजर आए उसमें भी कहीं ना कहीं राहत मिली। वहीं आपको ये भी बता दें कि शिक्षा क्षेत्र की मांग, स्किलिंग और सस्ती उच्च शिक्षा पर 2026 का जो बजट है वो केंद्रित हो सकता है। और साथ ही रेलवे के बुनियादी ढांचे का भी आधुनिकीकरण को लेकर भी इस बजट में कुछ खास रह सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की पूर्व बैठक की अध्यक्षता की है जहां पर ये तमाम तरीके के सुझाव भी दिए गए हैं। अब देखने वाली बातें रहती है कि कौन-कौन से सुझाव इस बजट में शामिल होते हैं और जिस प्रकार का ये बजट रहने वाला है और इस बजट में कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को जो राहत मिलने वाली है और जो उम्मीद जताई जा रही है वो कितनी पूरी हो पाती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।